अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 27 हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री। आज हमने पढ़ना है सेलिनोसिस्टीन सिंथेसिस। सेलिनोसिस्टीन हमारा 21st अमाइनो एसिड है। ये रहा हमारे पास सिस्टीन का मॉलिक्यूल, सिस्टीन का स्ट्रक्चर, और ये रहा सेलिनोसिस्टीन का। यहाँ पे सिलीनियम का एटम है, जबकि यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन और सल्फर है। सेलिनोसिस्टीन सेम जो है सिस्टीन जैसा है, बस यहाँ सेलेनियम का फ़र्क है। अब ये हमारे पास 21st अमाइनो एसिड है और ह्यूमंस के अंदर 25 सेलिनो प्रोटीन्स डिस्कवर हो चुके हैं। यानी ऐसे प्रोटीन्स जिनमें सेलेनियम जो है वो ऐड होता है या सेलेनियम जिनका पार्ट होता है, वो हो जाएंगे सेलिनो प्रोटीन्स, और वो 25 जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं ह्यूमंस के अंदर। अब इन सेलिनोप्रोटीन्स में सेलिनोसिस्टीन की क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये इन प्रोटीन्स की एक्टिव साइट पे होता है अगर ये प्रोटीन्स एंजाइम्स हैं। एंजाइम हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स होते हैं ना, तो उनकी एक्टिव साइट पे अगर हमारे पास सेलिनोसिस्टीन है तो उन्हें हम सेलिनोप्रोटीन्स कह सकते हैं। और ऐसे सेलिनोप्रोटीन्स 25 हैं कि ये एक एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है। यानी एंजाइम में वो सीक्वेंस जहाँ पे किसी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स ने आके अटैच होना हो, इनमें से कहीं ना कहीं अगर तो ये सेलिनोप्रोटीन है एंजाइम, तो इसमें सेलिनोसिस्टीन यहाँ पे होगा इस एक्टिव साइट में। सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। सबस्ट्रेट की वजह से थोड़ी सी शेप चेंज हो गई है एंजाइम की, इसलिए ये हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। उसके लिहाज से जब सबस्ट्रेट आता है एक्टिव साइट पे लगता है, तो एक्टिव साइट अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेती है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। तो ये आपस में अटैच हो गए, फिर यहाँ पे एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। जब कैटालिसिस हुई, रिएक्शन आगे बढ़ा, तो दो प्रोडक्ट्स बन गए। एक्टिव साइट वैसे ही रह गई, यहाँ जो सेलिनोप्रोटीन था वो यहाँ पे वैसे ही रह गया। अब है सेलिनोसिस्टीन की सिंथेसिस। इसके लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सेलिनेट, कुछ एंजाइम्स। एंजाइम्स के बाद हमें चाहिए सीरीन। सीरीन क्या करती है? सेलिनोसिस्टीन का कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करती है। अब ये रहा सीरीन, ये रहा सेलिनोसिस्टीन। अब इसका ये जो कार्बन स्केलेटन है यही सेम यहाँ पे है, जबकि यहाँ इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ सेलिनोसिस्टीन में सेलेनियम है। और हमें चाहिए सेलिनोफॉस्फेट, जिससे हमारे पास सेलेनियम आएगा और हमारे पास फिर सेलिनोसिस्टीन बन जाएगी। इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। वो कैसे? ये है एमआरएनए। एमआरएनए आता है हमारे पास डीएनए से। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए आ गया। एमआरएनए पे एक हमारे पास ये हेयर पिन स्ट्रक्चर की तरह एक एरिया मौजूद होगा। जब हमने सेलिनोसिस्टीन की सिंथेसिस करनी है तो एमआरएनए पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होगा उसके किसी एक जगह पे। अब वो जगह कौन सी होगी? वो है यूटीआर। अब सेलिनोसिस्टीन की सिंथेसिस कैसे होती है? हमारे पास डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके आता है आरएनए। ये है हमारे पास एमआरएनए जो कि इंफॉर्मेशन लेके आता है कि जो है टीआरएनए कौन सा अमाइनो एसिड लेके आएगा और इस पेप्टाइड चेन में ऐड करेगा। अब एमआरएनए के ऊपर हमारे पास एक होता है सीक्वेंस। ये है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर और इसे कहते हैं सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस, SEC सेलिनोसिस्टीन और IS इंसर्शन सीक्वेंस इन UTR। UTR का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन। एमआरएनए में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें कोडॉन होता है और जिनसे ट्रांसलेशन हो जाती है। मतलब उनकी इंफॉर्मेशन रीड करके, जिस तरह AUG है, इसकी इंफॉर्मेशन रीड करके ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड लाएगा और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड कर देगा। लेकिन जो यूटीआर होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ ट्रांसलेशन नहीं हो सकती होती। तो ऐसे एरिया में ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होगा।
जहाँ ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होगा उससे आगे अगर यूजीए कोडॉन पड़ा होगा एमआरएनए में, तो हमारे पास ये सिग्नल है कि सेलिनोसिस्टीन की सिंथेसिस की जाए। नॉर्मली यूजीए स्टॉप कोडॉन होता है, लेकिन सेलिनोसिस्टीन की सिंथेसिस के केस में सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन एलिमेंट्स के पास अगर यूजीए पड़ा हुआ हो तो सेलिनोसिस्टीन की सिंथेसिस का सिग्नल सेल को चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये सारे स्टेप्स होते हैं जो कि हमने पढ़ने हैं सेलिनोसिस्टीन के सिंथेसिस के लिए। ये हैं एंजाइम्स, ये एक एंजाइम, ये भी एक एंजाइम, ये भी एक एंजाइम, ये भी एक एंजाइम। इस एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए, इनके नेम्स पता होने चाहिए या फिर इनका काम पता होना चाहिए ताकि हम ये सिंथेसिस सही से पढ़ सकें। ये आ गए इनके नेम्स। सबसे पहले ये है हमारे पास टीआरएनए सेलिनोसिस्टीन का। जब हमारे पास ये सीक्वेंस देख के टीआरएनए सोचता है कि उसे सेलिनोसिस्टीन सिंथेसाइज करना है, ये जो है सीक्वेंस सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस, इससे पहले यूजीए का होना ये बताता है कि सेलिनोसिस्टीन बनेगा। तो जो टीआरएनए है, जो ट्रांसफर आरएनए होगा, ये जो ट्रांसफर आरएनए सेलिनोसिस्टीन लेके आ रहा है, ये सेलिनोसिस्टीन का ट्रांसफर आरएनए है, पर ये डायरेक्टली सेलिनोसिस्टीन को नहीं लेके आ रहा। ये सेलिनोसिस्टीन कैसे आता है इसके पास, यही हम इन सारे स्टेप्स के थ्रू पढ़ेंगे। ये जब ट्रांसफर आरएनए को सिग्नल पहुंचता है ये वाला कोडॉन देखकर कि अब हमने सेलिनोसिस्टीन बनानी है, तो फिर ये आगे क्या करता है। हो गया ट्रांसफर आरएनए सेलिनोसिस्टीन का। ये एक एंजाइम है SARS, सीराइल टीआरएनए सिंथेटेज या SARS भी कहते हैं इसको। इसकी प्रेजेंस में और सीरीन की प्रेजेंस में ये टीआरएनए क्या करता है, एक चीज़ बनाता है, उसे हम कहते हैं सीराइल टीआरएनए सेलिनोसिस्टीन। बेसिकली ये सेलिनोसिस्टीन का टीआरएनए है, लेकिन यहाँ पे इनिशियली सीरीन आके अटैच हो गया तो हमने इसको सीराइल ट्रांसफर आरएनए सेलिनोसिस्टीन कह दिया। अब ये कैसे अटैच होगा, इस एंजाइम की प्रेजेंस में, और यहाँ पे एटीपी यूज़ होगी। जहाँ भी सिंथेटेज लिखा हुआ हो वहाँ समझ जाना है कि वहाँ एटीपी यूज़ हो रही है उस रिएक्शन में। इसके बाद ये हमारे पास बन गया। अब जब हमारे पास सीराइल ट्रांसफर आरएनए सेलिनोसिस्टीन बना, तो अब हमने करनी है इस सीरीन की फॉस्फोराइलेशन। उसके लिए जो फॉस्फेट है वो आएगा एटीपी से, ठीक है। अब जो एटीपी से फॉस्फेट आया उसको ऐड करने के लिए हमें चाहिए एंजाइम। एंजाइम हमारे पास है PSTK ओ फॉस्फोसिराइल टीआरएनए सेलिनोसिस्टीन काइनेज। काइनेज वो एंजाइम होता है जो फॉस्फेट को ऐड करता है। ओ फॉस्फोसिराइल, ओ फॉस्फोसिराइल ये इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो सीरीन होता है उसमें एक OH ग्रुप होता है, H हट जाता है और वहाँ पे O के साथ फॉस्फोरस ग्रुप ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है ओ फॉस्फोसिराइल। बनता किसके साथ है, टीआरएनए सेलिनोसिस्टीन के साथ, जो सीरीन अटैच हुआ होता है उसके साथ ऐसा होता है। और इसको कैटालाइज कौन करवाता है, काइनेज एंजाइम। इसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा फॉस्फोसिराइल टीआरएनए सेलिनोसिस्टीन। अब PSER का मतलब फॉस्फोसिराइल। अब हमने इस वाले जो स्ट्रक्चर है इसको यूज़ करके हमने बनाना है सेलिनोसिस्टीन। अब हम सेलिनोसिस्टीन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास ये है सेलेनियम आयन, ठीक है, या सेलेनियम, सिंपली सेलेनियम कह देते हैं। ये हमारे पास है सेलेनियम, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सेलिनोफॉस्फेट में। जो सेलिनोफॉस्फेट का रिएक्शन है ये हार्पर्स की बुक में दिया हुआ है, हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है। अब इस सेलेनियम को सेलिनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें चाहिए एटीपी और ये एंजाइम। ये एंजाइम है हमारे पास सेलिनोफॉस्फेट सिंथेटेज 2। अब यहाँ पे सिंथेटेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें यहाँ भी एटीपी चाहिए। एटीपी और इस सबस्ट्रेट की मौजूदगी में और इस एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास बन गया सेलिनोफॉस्फेट। अब इस सेलिनोफॉस्फेट से हमने सेलेनियम ऐड कर देना है यहाँ पे और फॉस्फोसीरीन यहाँ से निकाल देना है। इसके बाद हमारे पास ये जो टीआरएनए है सेलिनोसिस्टीन का,
इसमें फॉस्फोसिराइल ग्रुप की जगह सेलेनियम अटैच हो जाएगी और ये कब होगी जब हम सेलिनोफॉस्फेट बना चुके होंगे। सेलिनोफॉस्फेट बन गया, इसको बनाने के लिए इस स्टेप को कैटालाइज करने के लिए हमें चाहिए एक एंजाइम, वो रहा ये। एंजाइम का नेम है ओ फोस्फोसिराइल टीआरएनए, यानी ये जो ओ फोस्फोसिराइल टीआरएनए था, ये जो टीआरएनए था इससे हम सिंथेसाइज कर रहे हैं सेलिनोसिस्टीन। अब इस एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ जो फॉस्फेट होगा वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे सेलिनोसिस्टीन ऐड हो जाएगी, यानी सेलिनोफॉस्फेट का फॉस्फेट ग्रुप वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे सेलिनोसिस्टीन ऐड हो जाएगी टीआरएनए के साथ। अब इस सारे प्रोसेस के बाद, यानी यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसको रीड करने के बाद ये सारे स्टेप्स हुए। अब हमारे पास फाइनल स्टेप क्या होगा कि ये जो टीआरएनए बना है सेलिनोसिस्टीन का, ये यहाँ आके अटैच होगा इस कोडॉन की जगह पे, इस कोडॉन के ऑपोजिट, ठीक है, और ये इस सेलिनोसिस्टीन को इस चेन में ऐड कर देगा। ये हो गई हमारे पास सेलिनोसिस्टीन की सिंथेसिस। तो हमारे पास लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया टाइप वगैरह। उनमें जिस तरह हमारे अंदर, इंसानों के अंदर यहाँ सीरीन काम करती है ना, सीरीन अपना कार्बन स्केलेटन देती है सेलिनोसिस्टीन बनाने के लिए। उनके अंदर हमारे पास सिस्टीन जो है वो टीआरएनए ऑफ सेलिनोसिस्टीन के साथ अटैच हो जाता है, फिर वो अमाइनो एक्रेलाइल टीआरएनए बनाता है, फिर सेलिनोसिस्टिलाइल टीआरएनए बनाता है। इन सारे स्टेप्स होने के बाद आखिरकार उनके अंदर जो है वो सेलिनोसिस्टीन बनता है। सेलिनोसिस्टीन अपने टीआरएनए के साथ अटैच होता है। इसी लेक्चर के स्टार्ट में हमने देखा था कि जो सेलिनोसिस्टीन है और सिस्टीन का स्ट्रक्चर सेम है। सेलिनोसिस्टीन में सेलिनोसिस्टीन एलिमेंट ऐड हुआ पड़ा है, जबकि सिस्टीन में ऐसा नहीं है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सेलिनोसिस्टीन और सिस्टीन का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ सेलेनियम और इस सल्फर वाले ग्रुप का फ़र्क है। हम ह्यूमंस के अंदर सीरीन बनती है सेलिनोसिस्टीन और यहाँ पे सेलेनियम का जो एटम है वो ऐड होता है। अब जो सेलिनोप्रोटीन्स हैं उनके कुछ यूजेस हम देखते हैं। एक हमारे पास है थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज, एंजाइम है ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज डीआयोडीनेज। ये तीनों हमारे पास इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इनमें सेलेनियम हमारे पास मेन एलिमेंट है। अब इनके काम क्या-क्या हैं? थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज सेलुलर रिडॉक्स बैलेंस को मेंटेन करता है। सेलुलर रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए हमें एक चाहिए होता है मॉलिक्यूल, या एक हमें पेप्टाइड चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं थायोरिडॉक्सिन। थायोरिडॉक्सिन क्या काम करता है? जो भी हमारे अंदर हार्मफुल सब्सटेंस बने उसको रिड्यूस करके खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज। ये हो गया ऑक्सीडाइज थायोरिडॉक्सिन। इस ऑक्सीडाइज्ड थायोरिडॉक्सिन को हमें वापस रिड्यूस करना होता है, क्योंकि ये जो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है यही इसकी एक्टिव फॉर्म है। जब हमारे अंदर कोई मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा, उस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कोई ऑक्सीडेटिव चीज़ बने, ऑक्सीडेटिव चीज़ हमें डैमेज करती है। ऑक्सीडेटिव चीज़ हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स को डैमेज करती है। उसको रिड्यूस करने के लिए ये रिड्यूस थायोरिडॉक्सिन यूज़ होता है। जब उसे रिड्यूस करते हैं तो ये खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज, यानी इसकी एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव हो जाती है। दोबारा सिंथेसाइज करने के लिए हमें चाहिए थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज। ये रहा थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज। ये NADPH से हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देता है और ये वापस अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है थायोरिडॉक्सिन। जब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है तो जो हमारे अंदर ऑक्सीडाइज्ड चीज़ें पड़ी हुई होंगी जो कि हमारे लिए हार्मफुल होंगी, उनको ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज़। इस ऑक्सीडाइज़ को दोबारा रिड्यूस करने के लिए हमें इस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जिसका पार्ट है सेलेनियम। ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज़। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है? हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म होता है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं। उसमें सुपर ऑक्साइड आयन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है। ये तीनों हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं। ये क्या करती हैं, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें ऑक्सीडाइज करती हैं, डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं, फ्री रेडिकल्स इंसान के अंदर बनना स्टार्ट कर देती हैं, फिर वो आगे फर्दर सेलुलर डैमेज करते हैं।
तो ये सारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हमें नुकसान देती हैं। इनको बैलेंस में रखने के लिए या इनको कम करने के लिए या इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हमें चाहिए होता है ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज़। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या करती हैं, सेल को डैमेज करती हैं। ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज़ प्रोटेक्ट करता है इनके ऑक्सीडेटिव डैमेज से। तो ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज़ क्या हुआ, एंटीऑक्सीडेंट। अब इस ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज़ में क्या होता है, सेलेनियम। तो ये इसलिए हमारा है सेलिनोप्रोटीन। अब ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, ये कुछ स्पीशीज़ लिखी हुई हैं, ये ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं। अब हमारे पास होता असल में क्या है, ये रहा ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज़। ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज़ क्या करता है कि ये एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर में। वाटर हमें कोई नुकसान नहीं देगा, वाटर रिएक्टिव नहीं है। इसकी कन्वर्जन के लिए हमें चाहिए होता है ग्लूटाथायोन, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। ये है ग्लूटाथायोन। जब इससे हाइड्रोजन लेके इस स्पीशी को रिड्यूस कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में और ये रिड्यूस फॉर्म खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इस तरह ये जो ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज है, ये हमारे अंदर इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के हार्मफुल इफेक्ट को कम करता है। ये जो डी आयोडीनेज है, ये भी सेलिनोप्रोटीन है, इसमें भी सेलेनियम है। ये जो है हमारे पास T4 यानी थायरोक्सिन जो है टेट्रा आयोडोथ्रियोनिन को ट्राई आयोडोथ्रियोनिन में कन्वर्ट करता है। इसमें एक आयोडीन ज़्यादा होता है, इसमें एक कम होता है। इसमें से आयोडीन को निकालने के लिए ये डीआयोडीनेज यूज़ होता है और इसमें सेलेनियम हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद होता है जिसकी वजह से इसे सेलिनोप्रोटीन कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज को, थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज को और डी आयोडीनेज को। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जब हमारे पास सेलिनोप्रोटीन्स नहीं होंगे, जब हमारे पास सेलिनोप्रोटीन्स नहीं होंगे तो क्या होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज़्यादा हो जाएंगी, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस अच्छे से नहीं होगा और जो सेलुलर लेवल पे इंजरी स्टार्ट हो जाएगी, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल यहाँ पे कितनी नैरो हुई पड़ी है। ये क्या होता है, इसके अंदर सेलेनियम या सेलिनोप्रोटीन्स नहीं होंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो अभी हम पढ़ के हटे हैं, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं वो ये ज़्यादा हो जाएंगी, एलडीएल को ऑक्सीडाइज कर देंगी। अब एलडीएल एक होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये प्रोटीन और लिपिड का एक कॉम्बो होता है। इस कॉम्बिनेशन की ऑक्सीडेशन करवाती हैं ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। जब ये इनकी ऑक्सीडेशन करवाएंगी तो फोम सेल्स बनेंगे। फोम सेल ये होते हैं कि यहाँ पे इस वाली लेयर के अंदर जो मैक्रोफेजेस होंगे उनके अंदर एलडीएल भर जाएगा, उसे कहते हैं फोम सेल्स। फिर वो ऐसे सब्सटेंस रिलीज करेंगे कि जो ट्यूनिका मीडिया है उसका जो मसल है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा टूवर्ड द ल्यूमेन ऑफ द वेसल। इस तरह ये जो ल्यूमेन है ये नैरो हो जाएगा। अब जब ये ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो हमारे पास ब्लड जो है वो सही तरीके से आगे गुजर नहीं सकेगा। यहाँ पे जो ब्लड है वो रश करता हुआ गुजरेगा, इंडोथीलियल इंजरी हो जाएगी और ये हमारे पास है ओवरऑल एथेरोस्क्लेरोसिस का मैकेनिज्म कि अगर हमारी डाइट में सेलेनियम रिच प्रोटीन सेलिनोप्रोटीन्स ना हो तो एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे होगी। कोर डिजीज होती है इससे, उससे कहते हैं कैशान डिजीज। इसमें सेलेनियम और सेलिनोप्रोटीन्स कम होते हैं, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज की एक्टिविटी कम होती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज़्यादा हो जाती हैं जो कि हमारे हार्ट के मसल सेल्स को डैमेज करती हैं। फिर इसके नतीजे में जो मसल्स होते हैं, जो कार्डियोमायोसाइट है वो थिक हो जाता है। हमारे पास सेलिनोप्रोटीन्स या सेलेनियम रिच प्रोटीन कम होगी तो हमारे पास ट्यूमर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसमें क्या होगा कि ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज और थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी, ऑक्सीडेटिव डैमेज डीएनए का ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ जीन्स हमारे पास होती हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, वो ट्यूमर्स होने से बचाती हैं।
वो जीन्स जो हैं उन पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा डीएनए का, वो इनएक्टिव हो जाएंगी और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती रहेगी। इस तरह सेलिनोप्रोटीन्स का ना होना हमारे अंदर जो कैंसर है उसके स्प्रेड में हेल्प करता है। ये था हमारे पास सारा सेलिनोप्रोटीन्स के बारे में। इस लेक्चर में हमने सेलिनोसिस्टीन की सिंथेसिस पढ़ी, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पढ़े और उसकी डेफिशिएंसी में जो हमारे पास होता है वो सब पढ़ लिया। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।